नमस्ते। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ऐसे क्यों बैठा हुआ हूँ। तो वेक्टर थ्री डी का जो चैप्टर है उसमें विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे चीज़ों को, तब फिर चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। और विजुअलाइज करना बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग जिस रूम में बैठे हैं वो एक थ्री डी रूम है। तो हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। और विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपना जहाँ भी जो भी रूम में बैठे हो, तो रूम का एक कॉर्नर पकड़ो। तो ये मेरा जो ये फ्लोर है रूम का, तो मैंने ये जो कॉर्नर है इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया 0 0 0। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि मान लो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये जो मेरा माइक्रोफोन है इसका टिप तक पहुँचना है। ठीक है, कोई भी रोबोट मेरे को बनाना है और रोबोट को मेरे को बताना है कि इसको आके टच करो यहाँ पे। तो रोबोट तो समझेगा नहीं, तो रोबोट बोलेगा कि मेरे को नंबर्स दो, मतलब कि ये कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है पूरा रूम में जहाँ पर जाके मैं अपना टच करूँ। रोबोट को नंबर्स चाहिए रहता है। तो इस पॉइंट को हम लोग न्यूमेरिकली कैसे यूनिकली इस रूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 डायरेक्शन है। ठीक है, एक हमारा ये डायरेक्शन है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कह सकते हैं, एक ये डायरेक्शन हो गया वाई एक्सिस, और एक ये डायरेक्शन हो गया जेड एक्सिस। अब हमें 3 डायरेक्शन का ज़रूरत क्यों था? क्योंकि अगर मेरे पास मान लो कि बस एक डायरेक्शन है, तब तो फिर मैं बस इसी डायरेक्शन में या तो इधर जाऊंगा या तो उधर जाऊंगा, तब फिर मैं इधर नहीं आ पाऊंगा। तो इधर आने के लिए मैंने और एक डायरेक्शन ऐड कर दिया वाई एक्सिस का। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को यहाँ से ऊपर भी आना है। तो ऊपर के लिए फिर मैंने जेड एक्सिस का डायरेक्शन ऐड कर दिया, ये तीनों। ठीक है, तो अब रोबोट को बताने के लिए तब फिर मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है इसके अलोंग मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करूँगा। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो बोलेगा कि डायरेक्शन ये है, मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, और यूनिट मतलब 1 यूनिट। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, मतलब आप अगर यूनिट को सेंटीमीटर रखोगे तो सेंटीमीटर में बोलना पड़ेगा, अगर मीटर रखोगे तो मीटर में बोलना पड़ेगा, या जो भी। तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, मान लो कि आई कैप। ठीक है, तो अब मैं रोबोट को बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को 2 यूनिट इधर जाना है, मतलब मैं बोल दूंगा कि 2 आई कैप। तो 2 आई कैप मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वाई एक्सिस के अलोंग अब मेरे को जाना है, तब फिर मैंने इसके अलोंग जो है एक दूसरा यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया जे कैप। तो जे कैप का मतलब क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट है। तो अगर मेरे को इस डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना है तो मैं बोलूँगा 2 जे कैप चले जाओ। और सिमिलरली मैं जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो एक तीसरा यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दूंगा 3 के कैप। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे को यहाँ तक आना है, तब फिर मैं क्या कहूँगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप एक्स यूनिट जाओ। ठीक है, तो एक्स आई कैप, फिर वाई एक्सिस के अलोंग वाई यूनिट, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिर जेड एक्सिस के अलोंग जेड यूनिट, तो जेड के कैप। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है मैं बोल सकता हूँ कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस तरीके से जो है आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो। और फिर जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, तो आपको प्लेन अगर विजुअलाइज करना है तो ये वाला जो दीवार है ये हमारा एक्स जेड प्लेन हो गया, ये फ्लोर जो है एक्स वाई प्लेन हो गया। तो इस टाइप से जो है आप लोग पूरा 3D को विजुअलाइज कर सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक बार खुद से, अगर अभी आप लोग मोबाइल लेके बैठे हो तो मोबाइल लेके अपने रूम के कोने में जाओ और इसको ओरिजिन सोचो। फिर कोई भी पॉइंट अगर जाना है तो फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या फिर पहले इधर भी जा सकते थे कि जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तब भी यहाँ पर हम लोग पहुँच सकते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचो। और जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा चैप्टर में वेक्टर 3D, तो उसको हमेशा इस टाइप से जो है आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेक्टर और 3D का। तो वेक्टर 3D में हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझेंगे, और फिर उसके बाद देखोगे एक बार अगर वेक्टर पे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे से समझ में आ गया, कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, ये सब सारी चीज़ समझ में आ गया, तब फिर 3D का जो चैप्टर है वो बस वेक्टर अलजेब्रा का एक एप्लीकेशन की तरह आप लोग देख सकते हो उसको। तो हम लोग पहले वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर जब 3D में जाएंगे तो 3D के हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट आप वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर वहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और वेक्टर अलजेब्रा का जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या अप्रोच लेंगे कि हम लोग पहले सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट सारे समझ लेंगे, और फिर कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम लोग
जो जेई मेंस 2019-2020 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से, तब फिर हम लोग वो सारा जो क्वेश्चंस है वो सारा सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ में आ जाएगा और फिर अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसका नेक्स्ट जो है हम लोग 3D चैप्टर लेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आराम से चैप्टर को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ो, ये नहीं कि बस रट्टा लगा रहे हैं। रट्टा लगाने का ज़रूरत नहीं है, समझिए अच्छे से और फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो फिर टाइम के साथ जितना अप्लाई करते रहोगे उतना, और एक्सपीरियंस के साथ वो एप्लीकेशन जो है वो और बढ़ते रहेगा। लेकिन पूरा प्लेन रट्टा मत लगाते रहना, नहीं तो फिर बहुत रटना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ के पढ़ो, विजुअलाइज करके पढ़ो तो मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिट वेक्टर का है। तो यूनिट वेक्टर जैसे नाम से ये बता रही है क्या है कि वेक्टर एक तो अपना ये डायरेक्शन देता है और फिर एक मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि यूनिट वेक्टर अलोंग सम ए वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी ए वेक्टर है मतलब हमारे पास एक डायरेक्शन है, तो मेरे को ये डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो डायरेक्शन तो मेरे को पहले से मिल गया, तो जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। ये जो डायरेक्शन यहाँ पर दिख रहा है इसी डायरेक्शन में होगा। अब यूनिट वेक्टर होना चाहिए मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड उसका 1 होना चाहिए, 1 यूनिट। तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दूँ तो 1/mod ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दिखने में, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है और बहुत जगह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई भी डायरेक्शन आप लोगों ने, कोई भी डायरेक्शन में आप लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस डायरेक्शन के अलग अगर कोई भी वेक्टर पता है तो बस उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो फिर आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरीके से कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली वेक्टर को हम लोग ये एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मॉड मतलब मैग्नीट्यूड हो गया ये वेक्टर का, और फिर ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर हो गया वो, ठीक है। तो ए कैप इज़ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो ये हम लोग का हो गया यूनिट वेक्टर। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले आप लोग को समझाया था कि जब मैं यहाँ पर नीचे में बैठा था तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, फिर ये तीनों को मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला, ये एज को वाई एक्सिस बोला और ये एज को जेड एक्सिस बोला, ठीक है। तो इसके अलोंग अगर मेरे को जाना है तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसके अलोंग मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करूँगा, है ना, कि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग मेरे को आई कैप, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, ठीक है। मतलब इसका डायरेक्शन ये है और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो ये 1 यूनिट है, ठीक है। यूनिट मतलब अब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग यूनिट यूज़ होता है, जैसे कहीं पर सेंटीमीटर हो, कहीं पर मीटर हो, कहीं पर कुछ भी हो, तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है। सिमिलरली अब मेरे को वाई एक्सिस के अलोंग एक डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसको मैंने जे कैप कर दिया डिफाइन, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप हो गया और जेड एक्सिस के अलोंग जो है ये हमारा के कैप हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप जे कैप के कैप। अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है कि हम लोग को कोई भी पॉइंट अगर डिफाइन करना है, ठीक है, जैसे ये माइक्रोफोन का टिप है, मेरे को इसको पोजीशन को यूनिकली डिफाइन करना है इस रूम में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि आई कैप के अलोंग एक्स यूनिट चले जाओ, तो एक्स आई कैप, फिर वाई डायरेक्शन के अलोंग वाई यूनिट, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिर ऊपर मेरे को जेड के कैप, है ना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप, फिर ऊपर जेड के कैप। तो मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग वाई यूनिट और जेड एक्सिस के अलोंग जेड यूनिट, ठीक है। तो मैं कोई भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने रूम में, ठीक है। और इस तरीके से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे, कि हम लोग कोई भी पॉइंट है उसको ऑरिजिन से जो कनेक्ट कर रहा है ये वाला जो वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इसको अभी दिमाग में सेट कर लो कि पोजीशन वेक्टर मतलब ऑरिजिन से अगर हम लोग उस पॉइंट तक आएंगे और ये वाला जो वेक्टर होगा, जैसे ये पॉइंट पी के लिए ये जो ओपी वेक्टर हो गया ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये आर वेक्टर हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि पहले मैंने एक्स आई कैप किया, फिर वाई जे कैप किया, फिर मैंने जेड के कैप किया, ठीक है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये मेरे को ये वेक्टर दे देगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिर ये वेक्टर में मैंने जेड के कैप को जोड़ दिया, ठीक है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो वाई जे कैप वेक्टर था
ये यहाँ पर है ना वाई जे कैप, उसको मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग फ्री वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। तो फ्री वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर कोई एक ए वेक्टर है और इसको मैं अगर फ्री वेक्टर की तरह यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ ले आया, यहाँ से यहाँ लेके चला गया, ठीक है। लेकिन इसको रोटेट नहीं कर सकते, अगर रोटेट कर दिए तब फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। रोटेट नहीं कर सकते, बस इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये वाई जे कैप है, तब फिर इसको हम लोगों ने उठा के यहाँ पर ला दिया, ठीक है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये फ्री वेक्टर हो गया, फ्री वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, मतलब इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन रहना चाहिए, तो इसको जो हम लोग फिक्स वेक्टर कहेंगे, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस अभी समझ लो, ठीक है, कि नॉर्मली हम लोग जितने भी वेक्टर्स रहेंगे उसको फ्री वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे पोजीशन वेक्टर अगर बोलेंगे तो पोजीशन वेक्टर मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो हमेशा ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। और फिर कोई भी पोजीशन के लिए अगर पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है तो हम लोग ये आई कैप, जे कैप, के कैप का लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है हम लोग कोई भी पोजीशन वेक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ये बाद में फिर से आएगा, मतलब हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप को लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी रियल नंबर है, एक्स वाई जेड, है ना। तो मैंने x टाइम्स आई कैप लिया, फिर y टाइम्स जे कैप लिया, z टाइम के कैप लिया, तो हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप को जो है हम लोग लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा और समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होता है। तो मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो अब मेरे को ये जो बी वेक्टर है इसका मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए ए वेक्टर के अलोंग। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो बी वेक्टर है ये कितना ए वेक्टर के अलोंग है, ठीक है। जैसे अगर बी वेक्टर के बारे में सोचोगे तो ये वेक्टर कैसे बना है कि इसका कुछ पार्ट जो है ए वेक्टर के अलोंग है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट इसके परपेंडिकुलर में। अगर मैं ये दोनों वेक्टर को जोड़ दूँ तब फिर मेरे पास बी वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब ए वेक्टर के अलोंग जो है इसका कितना कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये वाला जितना भी कंपोनेंट आया, ठीक है, इसी को जो हम लोग प्रोजेक्शन कहेंगे। प्रोजेक्शन को ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ये ऐसे है, ऊपर से मैंने लाइट मारा, ठीक है, वर्टिकली, तो फिर इसका शैडो जहाँ पर गिरेगा, ठीक है, शैडो जहाँ पर गिरेगा तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा इसका, उसको हम लोग प्रोजेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के बारे में सोच सकते हो कि अगर ये बी वेक्टर जो है पूरा ए वेक्टर के अलोंग है, ठीक है, तब फिर इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा का पूरा यहाँ प्रोजेक्शन आ जाएगा, है ना, पूरा मॉड बी वेक्टर। और अगर मैं धीरे धीरे इसको ऊपर लेते जाऊँ तो प्रोजेक्शन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, है ना। प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर है तो प्रोजेक्शन इतना है, अगर यहाँ पर है तो प्रोजेक्शन इतना है, ठीक है। और पूरा परपेंडिकुलर हो गया तो प्रोजेक्शन जो है वो पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो कि प्रोजेक्शन जब भी हम लोग बोल रहे हैं मतलब कि ये बी वेक्टर का कितना ए वेक्टर के अलोंग जो है वो कंपोनेंट है, ठीक है। तो उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। अब इसी को देखते हैं कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास बी वेक्टर है और मेरे को ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर सेम कर दिया और दोनों के बीच में एंगल जो है वो हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मतलब कुछ नहीं, बस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो और फिर ये वाला जितना भी लेंथ आ जाएगा वही प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये लेंथ कितना आएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये बी वेक्टर है, मतलब ये मॉड ऑफ बी वेक्टर है, या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर को बी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर है। तब फिर ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टाइम्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो ये जो बेस है वो क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो है ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, मॉड बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या हो गया कि मॉड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उससे इसको मतलब नहीं है, इसको बस डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। जैसे ये बी वेक्टर का अगर मैं ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ तो मेरे को बस डायरेक्शन से मतलब है,
ठीक है, तो प्रोजेक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं निकालेंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि पहले आपको बी वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा, फिर उसका कॉस लो है ना, कॉस थीटा लो, फिर मॉड बी कॉस थीटा कर। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका होता है वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, तो समझते हैं कि पहले डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अभी जो हम लोगों ने किया, ठीक है, कि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है ना। तो अगर मेरे को ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए तब मैं क्या करूँगा कि ये बी वेक्टर का मैंने इसके ऊपर पहले प्रोजेक्शन निकाल लिया। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, मॉड बी कॉस थीटा। अब मैंने ये प्रोजेक्शन को ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मॉड बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये भी वही कह रहा है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब या फिर कितना, मतलब बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है ए वेक्टर के अलोंग कितना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि दोनों इस टाइप से, ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या आएगा इसका, प्रोजेक्शन इसका तो पूरा मॉड बी वेक्टर आ जाएगा और इसका मॉड ए है ना, तो मॉड बी इंटू मॉड ए हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा। अगर मान लो कि कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या आएगा इसका, मॉड बी कॉस 90, तो इसका तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो टाइम्स मॉड ए वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाएगा। और अगर मान लो कहीं पर यहाँ पर है तो मॉड बी कॉस थीटा कुछ यहाँ पर आएगा है ना, तो कॉस जीरो क्या था पूरा 1। ठीक है, और फिर ये 1 से यहाँ पर 0 तक जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो प्रोजेक्शन है यही यहाँ पर पूरा मॉड बी था और प्रोजेक्शन छोटा होते 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 यहाँ पर 0 तक जाएगा और फिर इधर जो वो नेगेटिव होते जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब बस ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मतलब बी वेक्टर का इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन देखो कितना है मॉड बी कॉस थीटा और उसको मल्टीप्लाई कर दो मॉड ए के साथ। ठीक है, तो वही जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या क्या सोच सकते थे कि ए का इसके अलॉन्ग क्या प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो मॉड ए कॉस थीटा आएगा और फिर उसको हम लोग मॉड बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चाहे ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो बात सेम ही है। ठीक है, तो ए डॉट बी के लिए क्या हो गया कि हम लोगों ने प्रोजेक्शन देखा बी का ए वेक्टर के अलॉन्ग क्या है, तो मॉड बी कॉस थीटा है प्रोजेक्शन और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मॉड ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इसको इस टाइप से सोच सकते हो। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि मॉड ए टाइम्स मॉड बी टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का डॉट प्रोडक्ट हो गया। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले मैंने ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन देखा कि मॉड ए कॉस थीटा और फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी का मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, मॉड बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, और जैसे कि एक्सप्लेन किया दोनों सेम ही चीज़ है, चाहे ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हैं और फिर जो दूसरे का मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये ए डॉट बी मतलब क्या कि मॉड ए कॉस थीटा कर रहे हैं और फिर मॉड बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बी डॉट ए मतलब मॉड बी कॉस थीटा कर रहे हैं और मॉड ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रोजेक्शन निकालने में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलॉन्ग मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है, तब मैं क्या करूँगा कि मैं बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा एक यूनिट वेक्टर के साथ ए वेक्टर के अलॉन्ग। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर लेने से फ़ायदा क्या होगा कि इसका क्या आ जाएगा मॉड बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर तो 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बच जाएगा मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर कोई भी वेक्टर के अलॉन्ग आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो आप क्या करो कि जैसे बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए तो ए वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर ए कैप लिख दिया और वो यूनिट वेक्टर के साथ जो है बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो भी लोगे तो क्या आएगा मॉड बी मॉड ए कैप कॉस थीटा और ये मॉड ए कैप क्या हो जाएगा 1, तब मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलॉन्ग। ठीक है, और अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलॉन्ग चाहिए तब हम लोग क्या करेंगे कि बी वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे, है ना, बी कैप, और फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मॉड ए मॉड बी कैप कॉस थीटा और फिर मॉड ए कॉस थीटा, है ना, मॉड बी कैप जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर
तो कोई भी वेक्टर का कोई भी वेक्टर के अलोंग अगर चाहिए प्रोजेक्शन, तो उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लो, जैसे ए वेक्टर के अलोंग ए कैप ले लिया, और बी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोजेक्शन हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप। ठीक है, और इसको यहाँ से भी सोच सकते थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना, और फिर मॉड ए नहीं चाहिए हम लोग को तो मॉड ए से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमें बस मॉड बी कॉस थीटा चाहिए, तो मैंने मॉड ऑफ ए वेक्टर के साथ यहाँ पर डिवाइड कर दिया, है ना, तब फिर ये मॉड बी कॉस थीटा दे देगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये जो है ये फिर से मॉड बी कॉस थीटा दे देगा। ठीक है, तो चाहे इस टाइप से सोचो, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ इस टाइप से सोचना कि कोई भी वेक्टर का अगर किसी के अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए तो उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लो और फिर डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो अभी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और फिर बाद में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई मेंस का, तब फिर ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वहाँ पर रिवीजन होते रहेगा, और वहाँ पर और ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं ये सब सारी चीज़ को। ठीक है, तो अभी सुनते रहो और साथ में पेन और पेपर लेके बैठो और खुद से नोट्स बनाओ। मतलब मैं PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ ये सारा चीज़ का, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप लोग खुद से जो है बैठ के नोट्स बना रहे हो, और मैं जो भी ये सब पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पॉज करके समझो चीज़ों को। जैसे मैंने क्या बोला कि कोई भी ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बस ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए कर दो, तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी बी वेक्टर है उसका ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए, तब फिर आप डॉट प्रोडक्ट ले लो ए वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप ले लो, तो फिर आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। और कोई भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, मॉड बी कॉस थीटा, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये डॉट प्रोडक्ट दिखा क्या रहा है कि ये बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कितना कंपोनेंट है ना। तो अगर पूरा इस तरीके से तब फिर पूरा है ना, मॉड बी वेक्टर आ जाएगा पूरा प्रोजेक्शन। अगर ऐसे होते जाएगा तब फिर ये छोटा होते जाएगा परपेंडिकुलर, तब फिर ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि इसके पैरेलल कितना कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया है कि मान लो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, या फिर कोलिनियर कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, यहाँ पर कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो तो हमारा क्या होता है 1, है ना। तो कॉस का अगर ग्राफ के बारे में सोचोगे तो वो क्या होता है, कुछ इस टाइप से रहता है ना। तो ये क्या हो गया, ज़ीरो एंगल के लिए कॉस ज़ीरो 1, ये फिर पाई बाई टू के लिए ज़ीरो, और फिर यहाँ पर पाई, तो पाई के लिए जो है ये -1, है ना 1। तब फिर ये अगर एंगल ज़ीरो है तब फिर कॉस ज़ीरो 1। ठीक है, और फिर ये छोटा होते जाएगा फिर जीरो तक पहुँचा पाई/2 में, और फिर पाई/2 से अगर इधर आते गया तब फिर ये नेगेटिव होते जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप से पैरेलल है तब फिर मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अगर परपेंडिकुलर है इस टाइप से तब फिर क्या हो जाएगा कि इसका प्रोजेक्शन सोच सकते हो कि ये क्या प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं, यहाँ पर ज़ीरो है, या फिर एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 ज़ीरो हो गया, तो मॉड ए मॉड बी ज़ीरो हो गया, मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ज़ीरो हो गया, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया। और अगर इस टाइप से कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तब फिर क्या होगा कि मॉड ए मॉड बी, है ना, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन दूसरा था। ठीक है, तो कॉस पाई एंगल हो जाएगा, तो कॉस पाई क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो अगर सेम है तो मॉड ए मॉड बी, अगर परपेंडिकुलर है तो ज़ीरो, और फिर अगर इधर है तब फिर माइनस मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया मॉड ए मॉड बी, फिर ये बीच का हो गया ज़ीरो, और फिर इधर जो है मिनिमम माइनस मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कॉन्सेप्चुअली समझो चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्रोजेक्शन समझ लिया। ठीक है, कि जैसे ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या हो गया मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि इसका कंपोनेंट कितना है, मतलब कि अगर सोचोगे ये वेक्टर मेरे को बनाना है तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि एक वेक्टर इसके अलोंग है ना, ए वेक्टर के अलोंग है, और एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास ये बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर क्या होगा कि इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया मॉड बी कॉस थीटा, और फिर मैंने इसका डायरेक्शन पता है मेरे को ए कैप, तो मॉड बी कॉस थीटा टाइम्स ए कैप। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा वेक्टर, ये
इसका कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। और फिर अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तब फिर ये वाला जो है अलोंग ए वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर से अगर मैं इसके अलोंग वाला जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तब मेरे पास ये परपेंडिकुलर वाला बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचो अभी जो मैंने कहा, अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा, मॉड बी कॉस थीटा। अब मेरे को अगर कंपोनेंट चाहिए बी वेक्टर का अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये कह रहे हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है ना, और ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर को ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि एक तो ए वेक्टर के अलोंग इसका कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, और एक इसका परपेंडिकुलर कुछ कंपोनेंट है ना। तो ये जोड़ के मतलब ये हरा वाला प्लस ये ऑरेंज जोड़ के ये मेरे पास बी वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड बी कॉस थीटा है ना, प्रोजेक्शन। और फिर इसका डायरेक्शन क्या है, ये ए वेक्टर वाला डायरेक्शन, तब फिर मॉड बी कॉस थीटा टाइम्स ए कैप, ठीक है। तो ए कैप क्या कर रहा है, इसको डायरेक्शन दे रहा है यहाँ पर, और मॉड बी कॉस थीटा जो है इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो एक ये वाला कंपोनेंट हो गया कि मॉड बी कॉस थीटा ए कैप, ये अलोंग ए वेक्टर हो गया। अब मेरे को मान लो ये परपेंडिकुलर वाला भी चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि अभी मैंने इसको सी वेक्टर कह दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि मॉड बी कॉस थीटा ए कैप प्लस ये जो सी वेक्टर है दैट इज़ इक्वल टू बी वेक्टर, है ना, ये दोनों जोड़ के। तो अगर मेरे को ये सी वेक्टर चाहिए मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तब फिर मैं क्या कहूँगा कि बी वेक्टर माइनस मॉड बी कॉस थीटा ए कैप, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली समझो इसको कि अलोंग ए वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गया कि इसका जो भी प्रोजेक्शन है मॉड बी कॉस थीटा टाइम्स फिर ए कैप हो गया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया कि बी वेक्टर में से जो है मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, बी वेक्टर माइनस मॉड बी कॉस थीटा ए कैप। तो मेरे पास ये सी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्या हो गया कि बी वेक्टर माइनस ये चीज़, ठीक है। तो ये मॉड बी कॉस थीटा जो है इसको कैसे लिख सकते हैं कि मैंने बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया ए कैप के साथ, है ना। तो ये मॉड बी मॉड ए कैप कॉस थीटा, ठीक है। बस प्रोजेक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है कि बी वेक्टर डॉट ए कैप टाइम्स फिर ये ए कैप जो है ये डायरेक्शन दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर में बस बी वेक्टर से उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी वेक्टर माइनस ये चीज़, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। तो थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करके लिखो, एक दो बार सोचो तब समझ में आएगा। और बाद में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई मेंस सबका, तो उस टाइम पर जब अप्लाई करेंगे तब और जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल कोर्स में जो है अभी एग्जाम्पल कराते कराते जा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट हम लोग जल्दी से समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है हम लोग ये सारा चीज़ अप्लाई करेंगे बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा, फिर एक जो बी वेक्टर है उसका दूसरा वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, और फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कुछ देखते हैं। तो हम लोगों ने 3 यूनिट वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन किया था, है ना, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, एक वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और एक जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, ठीक है। तो अब देखो, अब ये यूनिट वेक्टर्स के बारे में सोचो, ठीक है, कि जैसे ये आई कैप हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये जे कैप हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ तब फिर क्या होगा, जीरो, है ना, मॉड आई कैप टाइम्स मॉड जे कैप टाइम्स कॉस 90 डिग्री, तो वो जीरो आ जाएगा। तो अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करता हूँ तब भी जीरो आ जाएगा। अगर मैं जे कैप डॉट के कैप करता हूँ तो वो भी मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये सारे 90 डिग्रीज है। तो आई कैप डॉट जे कैप करो या जे कैप डॉट के कैप करो या के कैप डॉट आई कैप करो तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करूँ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मॉड ए वेक्टर टाइम्स मॉड ए वेक्टर, है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ आई कैप क्या है, 1, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ आई कैप टाइम्स मॉड ऑफ आई कैप टाइम्स कॉस 0 1, तब फिर ये मॉड आई स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड आई क्या है 1, तो फिर ये जो है ये 1 हो जाएगा, है ना। तो आई कैप डॉट आई कैप करोगे तब फिर वो 1 हो जाएगा।
जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो वो 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप करोगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे पास एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर जो कि इस फॉर्म में दिया हुआ है कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, मतलब ये वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो a1 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग a2 है और z एक्सिस के अलॉन्ग a3 है। ठीक है, तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, या फिर आई कैप जे कैप के कैप को हम लोगों ने लीनियरली कंबाइन किया है इस तरीके से a1 a2 a3 यूज़ करके, तो मेरे पास ए वेक्टर आ गया। ठीक है, सिमिलर मेरे पास बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, तो ये कोई भी रैंडम दो वेक्टर्स हो सकते हैं, मान लो कि ए वेक्टर है, ठीक है, और मान लो ये दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, तो अब इसमें क्या सोच सकते हो कि a1 आई कैप डॉट b1 आई कैप, है ना, तो a1 आई कैप डॉट ये पूरा चीज़। ठीक है, तो a1 आई कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, फिर प्लस a2 जे कैप डॉट ये पूरा चीज़। ठीक है, फिर प्लस a3 के कैप डॉट ये पूरा चीज़। तो इसमें होगा क्या कि a1 b1 आई कैप वाला जो था तो मॉड आई कैप स्क्वायर हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो ये a1 b1 वाला यहाँ पर बच जाएगा, ये आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये आई डॉट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बस a1 b1, है ना। फिर यहाँ से ये जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1, तो ये a2 b2 बचेगा, और फिर जे डॉट के 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर k डॉट आई 0, k डॉट जे 0 और k डॉट के 1, तो यहाँ से a3 b3 बचेगा। तो अगर मेरे को a डॉट b चाहिए तब मैं क्या करूँगा, बस इसका जो भी कंपोनेंट है x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो a1 b1। ठीक है, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट है a2 b2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो a2 b2, और फिर z एक्सिस के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट है a3 b3। ठीक है, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर सबको ऐड कर दो तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, तो ये काफ़ी आसानी से हम लोग ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग, तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि अगर हम लोग ये लिखते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग अगर a1 आई कैप लिख रहे हैं प्लस a2 जे कैप लिख रहे हैं प्लस a3 के कैप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये a1 का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर a है, ठीक है, इसका x एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, तो मैं ए वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा आई कैप के साथ, तब फिर वो क्या हो जाएगा कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो आई कैप यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये a1 बच जाएगा, फिर जे डॉट आई वो 0 हो जाएगा, के डॉट आई वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन क्या आ गया, a1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा, है ना, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के यहाँ पर 0, तो जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग a2 आ जाएगा और फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग a3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो a1 a2 a3 है इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि वो कंपोनेंट्स है ना, और कंपोनेंट्स मतलब क्या कि ए वेक्टर डॉट आई कैप करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ए वेक्टर डॉट में जे कैप कर दूं तो ये a2 आएगा, अगर ए वेक्टर डॉट के कैप कर दूं तो मेरे पास ये a3 आएगा। ठीक है, तो कहीं पर ये वाला जो फॉर्म है ये भी यूज़ आ सकता है कि ए वेक्टर का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ले लो, है ना, और फिर उसके अलॉन्ग कंपोनेंट लिखना है तो ए वेक्टर डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया और फिर ये कंपोनेंट लिखने के लिए एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप इसका प्रोजेक्शन ले लो और फिर उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप, प्लस फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग ए वेक्टर डॉट के कैप टाइम्स के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सोच सकते हो वेक्टर के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर टाइम्स मॉड ए वेक्टर टाइम्स कॉस 0 जो कि 1 है, तब फिर वो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि इस टाइप से
पूछा जाता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग को पता क्या रहता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मेरे को पता है, मॉड ऑफ बी वेक्टर पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता है, तब फिर ये मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का रहेगा तब हमेशा स्क्वायर के बारे में सोचो कि ये मॉड को स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर खुद एक वेक्टर है ना। तो उसका मॉड का स्क्वायर चाहिए, मतलब कि वो वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना। इसको ऐसे सोच सकते हो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सी वेक्टर को मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करूँगा तो क्या आएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना, तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से सोच सकते हो। तो कभी भी इस टाइप से मॉड है तो उसको स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि खुद के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो उसका, ठीक है। तो अब इसको फिर से एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग कि ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या आएगा, एक ए डॉट बी आएगा, यहाँ से बी डॉट ए आएगा। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही चीज़ है, तो उसको 2 टाइम्स ए डॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसको फॉर्मूला रट भी लेते हैं, लेकिन एज सच मेरे को रटने का ज़रूरत महसूस नहीं होता है। तो कभी भी मॉड का स्क्वायर करेंगे मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, और फिर उसको इस तरीके से एक्सपैंड कर दो, ठीक है। बहुत सारे इसको रट भी लेते हैं, तो अगर रटना चाहो तो रट सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से समझने में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मान लो कि कोई भी यहाँ पर और एक वेक्टर है, मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब मेरे को मॉड ए वेक्टर पता है, मॉड बी वेक्टर पता है, मॉड सी वेक्टर पता है, ए डॉट बी पता है, बी डॉट सी पता है, ए डॉट सी पता है। तब फिर कैसे निकालेंगे कि इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना। तो ए प्लस बी माइनस सी डॉट ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दो तो क्या आएगा कि ए के साथ जाएगा तो मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। फिर बी के साथ तो मॉड बी स्क्वायर, माइनस सी के साथ तो मॉड सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि एक ए डॉट बी आएगा, एक यहाँ पर बी डॉट ए आएगा, तो वो दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया, ठीक है। फिर एक माइनस ए डॉट सी आएगा, माइनस सी डॉट ए, तो वो माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी, तो ये 2 को कॉमन लेके माइनस ए डॉट सी लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बी डॉट सी मतलब माइनस बी डॉट सी आएगा और माइनस सी डॉट बी, तो वो माइनस 2 टाइम्स बी डॉट सी हो जाएगा, तो 2 को कॉमन लेके माइनस बी डॉट सी, ठीक है। तो इसके बारे में सोचो एक्सपैंड करके, अगर मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आया तो फाइनल ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मॉड ए पता है तो मॉड का वैल्यू डाल दो, मॉड बी का वैल्यू डाल दो, मॉड सी का वैल्यू डाल दो, फिर डॉट प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू डाल दो, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन में समझ में ना आए, ठीक है, कि क्या हो रहा है, मतलब मॉड दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो एक बार हमेशा ये स्क्वायर के बारे में सोचना कि आप वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उसमें जो है ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर मेरे को स्क्वायर आ गया तो अब अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी चाहिए तब फिर मैं बस इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, है ना। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी चाहिए तब फिर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, तब मेरे को मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है ये काम आएगा, ठीक है। और ये हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर अगर इस टाइप से है कि एल टाइम्स ए वेक्टर डॉट एम टाइम्स बी वेक्टर, तो ये एल और एम कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो एल एम टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर मैंने एल टाइम्स कर दिया एक वेक्टर को तो फिर वो क्या हो जाएगा, एल टाइम्स मॉड ए वेक्टर, है ना। और फिर एम टाइम्स कर दिया तो फिर वो मॉड एम टाइम्स हो जाएगा, तो ये बस उसी को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी यूज़ कर रहे हैं हम लोग काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब क्या सोच सकते हैं कि हम लोग तब से जो बोल रहे हैं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये ए वेक्टर जो है वो खुद ही ज़ीरो है, या तो ये बी वेक्टर ज़ीरो है ना, तभी मॉड ए वेक्टर टाइम्स मॉड बी वेक्टर, तो उसमें या तो मॉड ए ज़ीरो है या तो मॉड बी ज़ीरो है, या फिर दोनों जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन या तो ए वेक्टर ज़ीरो है, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर ज़ीरो है, या तो मॉड ऑफ बी वेक्टर ज़ीरो है, या फिर दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर है,
ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, तो नॉन जीरो वेक्टर मतलब कि फिर दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये बहुत बार यूज़ होगा कि अगर दो वेक्टर्स आपको पता लगाना है परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, अगर जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है और जीरो नहीं आया तो फिर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बार यूज़ होगा, ये 3D में भी बहुत बार यूज़ होगा, ठीक है, कि दो वेक्टर्स मिल जाएंगे, एक प्लेन में मिलेगा और एक प्लेन से परपेंडिकुलर मिलेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और फिर जैसे मान लो कहीं पर ये दिख गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो माइनस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक क्या आएगा ए डॉट बी आएगा, मतलब माइनस ए डॉट बी आएगा, फिर यहाँ से प्लस बी डॉट ए आएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी आएगा है ना, माइनस ए डॉट बी आएगा प्लस फिर यहाँ पर बी डॉट ए, ठीक है। तो दोनों सेम ही चीज़ है ना, प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। तो इसको भी काफ़ी सारे बच्चे रटते हैं, लेकिन रटने का मेरे को ज़्यादा सेंस नहीं दिख रहा है, बस इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे सोच सकते हो और फिर मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब और एक है कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में मेरे को मान लो एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है कि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मेरे को पता है तो वो मेरे को क्या पता है कि मॉड ए टाइम्स मॉड बी टाइम्स कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट को मैं मॉड ए और मॉड बी से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो अगर इस टाइप से दो वेक्टर है कि ए वेक्टर इस टाइप से दिया हुआ है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर इस टाइप से दिया है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और दोनों के बीच में मेरे को एंगल चाहिए, तब फिर मैं मॉड ए निकाल सकता हूँ, है ना, मॉड बी निकाल सकता हूँ, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कि ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, है ना, ये मेरा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और फिर बस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू ये चीज़, ठीक है। तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया, तो फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ए वेक्टर यहाँ पर मॉड बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया ए वेक्टर के अलॉन्ग, और ये क्या हो गया बी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से भी सोच सकते हैं कि अगर एंगल चाहिए तो इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लो ए कैप, ठीक है, इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लो बी कैप, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो जो आएगा वो कॉस ऑफ वो एंगल आएगा, ठीक है, कॉस थीटा ऑफ दिस आएगा, और अगर थीटा चाहिए तो इसका कॉस इन्वर्स ले लो, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से रहता है ना, उसका जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में रहता है, और डोमेन जो है -1 से लेके 1। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये भी -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा, है ना, क्योंकि मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है मॉड ए कैप टाइम्स मॉड बी कैप टाइम्स कॉस 0 वो 1 होगा, ठीक है, और फिर मिनिमम वो -1, मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो 1 और दोनों ऑपोजिट इस टाइप से तो फिर वो -1, है ना। तो -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा, और फिर उसका कॉस इन्वर्स ले लोगे तब फिर वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर इन्वर्स अभी तक नहीं पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कॉस थीटा निकाल सकते हो इस टाइप से, ठीक है। और जो भी यहाँ पर निकालना है उसका कॉस इन्वर्स ले लो, ठीक है। तो जैसे कॉस थीटा मान लो 1/2 आ गया, ठीक है। तो कॉस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री जो है 1/2, तो थीटा जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से, या फिर इसको पाई/3 बोल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग एंगल निकाल सकते हैं।